दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी विषय से आयोजित किए जाने वाले टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि परीक्षाओं में हिंदी के साथ संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर इस वीडियो में प्रस्तुत है संस्कृत के प्रमुख कवि और आचार्य जैसे भारवि, माघ, दंडी, मम्मट और विश्वनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए देखते हैं महाकवि भारवि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारवि की माता का नाम क्या था? आपको बताना है। तो उत्तर है, भारवि की माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर और पत्नी का नाम रसिका या रसिकावती था। आप जान लीजिए कि भारवि की माता का नाम सुशीला था। उनका वास्तविक नाम दामोदर और कवि के रूप में उनकी उपाधि भारवि थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो उत्तर है कवि भारवि। दोस्तों महाकवि भारवि अर्थगौरव शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारवि के महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट्य उनका अर्थ गांभीर्य है, जिसका तात्पर्य है अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश। इसलिए ये कथन युक्त संगत है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा, यानी कालिदास की प्रमुख विशेषता उपमा है, अर्थगौरव भारवि का है, पद लालित्य दंडिन का और माघ में ये सभी तीनों गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहसा विदधीत न क्रियाम, इस सूक्ति के युक्त रचना कौन सी है? तो सही उत्तर है, ये है किरार्त अर्जुनीयम। दोस्तों सहसा विदधीत न क्रियाम यानी अचानक कार्य न करें, ये श्लोकांश महाकवि भारवि कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 30वां श्लोक है और ये भारवि का अति प्रिय श्लोक था। उन्होंने अपने शयन कक्ष में इसे लगा रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किरार्त अर्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो उत्तर है लक्ष्मी। देखिए किरार्त अर्जुनीयम महाकवि भारवि प्रणीत एक महाकाव्य है। इसमें कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। इसकी कथा वस्तु को महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरात अर्जुनीयम का प्रारंभ महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गए एक गुप्तचर के आगमन से होता है, जो कि ब्रह्मचारी वेश धारण किए हुए है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। अंततोगत्वा शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं और भारवि संस्कृत काव्यों में रीत शैली के जन्मदाता हैं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में श्री शब्द और प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग इनकी प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो उत्तर है किरार्त अर्जुनीयम, जो कि भारवि द्वारा लिखित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी रचना भारवि की है? तो देखिए किरार्त अर्जुनीयम भारवि की महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, किरार्त अर्जुनीयम के रचनाकार कौन हैं? तो आप जानते हैं महाकवि भारवि किरार्त अर्जुनीयम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारवि कृत है? देखिए शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, किरार्त अर्जुनीयम या नैषधीय चरितम। तो उत्तर है किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है, भारवि द्वारा रचित किरार्त अर्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो उत्तर है वीर रस। दोस्तों किरार्त अर्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कवि की बाणी नारिकेल फल के समान है? घटकरपर, भर्तृहरि, कालिदास या भारवि? तो सही उत्तर है भारवि। दोस्तों प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारवि की रचना की उपमा नारियल के फल से की है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि महाकवि भारवि की बाणी नारिकेल फल के समान है। भारवि के बाद आइए देखते हैं माघ कवित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं?
तो उत्तर है उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य। उपमा कालिदास की विशेषता है, अर्थगौरव भारवी की और पदलालित्य जो है ये दंडी की विशेषता है। लेकिन माघ में इन तीनों गुणों का समावेश पाया जाता है। महाकवि माघ द्वारा प्रणीत शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य तीनों गुणों से विभूषित किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। अर्थात कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थगौरव और दंडी का पदलालित्य ये माघ की विशेषता है। इन्होंने तीनों गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि उपमा, पदलालित्य और अर्थगौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो ये हैं कवि माघ। अगला प्रश्न है माघे संति त्रयो गुणा के अनुसार माघ कवि में कौन से तीन गुण हैं? तो उत्तर है कालिदास, भारवी और दंडी के तीनों गुण माघ में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम क्या है? तो माघ जो हैं ये शिशुपाल वधम के रचनाकार हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और ये वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना और युधिष्ठिर के राजसूय युग में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध करना वर्णित है। शिशुपाल वधम में वंशस्थ छंद है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा कि शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो आप जान लीजिए माघ की, महाकवि माघ की रचना है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए? तो उत्तर है माघ। माघ शिशुपाल वधम रचना के लेखक हैं। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शिशुपाल वधम रचना के लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए कवि माघ जो हैं शिशुपाल वधम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है माघ विरचित कृति कौन सी है? बुद्ध चरितम, स्वप्नवास वदत्तम, रघुवंशम या शिशुपाल वधम? तो सही उत्तर है शिशुपाल वधम। ये दोस्तों माघ की रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो आप जानते हैं शिशुपाल वधम ये माघ की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी की, मेघदूत जो है कालिदास का, दशकुमार चरितम दंडी का और शिशुपाल वधम ये माघ की रचना है। अगला प्रश्न है किस कवि के लिए घंटा विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है माघ के लिए। दोस्तों महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है और माघ ने अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय देते हुए निदर्शना अलंकार का उपयोग करके हुए चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना की है और इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया है। अब आइए महाकवि दंडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो उत्तर है दंडी। दोस्तों महाकवि दंडी संस्कृत साहित्य में अपने पद लालित्य के लिए विख्यात हैं। इनकी शैली समास रहित और प्रसाद गुण से युक्त है। इनके पात्र सांसारिक प्राणी हैं जो सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा में कहीं भी दुर्बोधता नहीं आने पाई है और दंडी की शैली की विशेषताओं में अर्थ की स्पष्टता, पद लालित्य, शब्दों के दिन प्रतिदिन की क्षमता और रस की सुंदर अभिव्यक्ति और इन विशेषताओं के कारण कुछ विद्वान दंडी को वाल्मीकि और व्यास की कोटि का तीसरा कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? तो आप जान लीजिए काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं। इसके अलावा महाकवि दंडी की अन्य रचनाओं में दशकुमार चरितम, अवंति सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद या द्विसंधान काव्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों काव्यादर्श किसकी रचना है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भरत मुनि की रचना है काव्यादर्श।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए काव्यादर्श किसकी रचना है? तो यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज करें। काव्यादर्श दंडी की रचना है। इसके अलावा दश कुमार चरितम, अवंति सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, संधि द्विसंधान काव्य, ये सभी दंडी की रचनाएं हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दस कुमार चरितम किसकी रचना है? तो आप जानते हैं दंडी की रचना है। दस कुमार चरितम के रचनाकार कौन हैं? महाकवि दंडी हैं। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो उत्तर है दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दश कुमार चरितम के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दश कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। पूछा गया है कि दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो उत्तर है काव्यादर्श। काव्यादर्श दंडी रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? तो कवि दंडी कला परिच्छेद नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दंडी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? दस कुमार चरितम, सुबंधु, वासवदत्ता या कादंबरी। तो दोस्तों दस कुमार चरितम दंडी की रचना है, आप जान लीजिए। जबकि कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। सुबंध स्वयं संस्कृत गद्यकार हैं और इनकी एकमात्र रचना वासवदत्ता होती है। सुबंध की शैली श्लेष प्रधान है और सुबंध संस्कृत गद्यकारों की बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। ये दो महाकवि दंडी और बाण हैं और ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न में रचना के बारे में उल्लेख है, जबकि इसमें एक रचनाकार का नाम विकल्प में उपस्थित है। तो ये संशोधित उत्तर कुंजी में इन्होंने अब इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। तो ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों ये दंडी की रचना है और यहाँ पर ये आप याद रखिए अलंकार के संबंध में ये जो है परिभाषा आचार्य दंडी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी की है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो ये दंडी की है। और लेकिन काव्य के शोभाकारक धर्म का नाम अलंकार है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन चार अलंकारों उपमा, रूपक, यमक और दीपक का उल्लेख किया था। और काव्य शास्त्र के विषय काव्य सौंदर्य के प्रतिमानों का विवेचन करना है। इसके प्रारंभिक चरण में कई काव्य शास्त्रियों ने अपने ग्रंथों का नाम काव्यालंकार यानी काव्य सौंदर्य ही रखा। काव्य सौंदर्य अलंकार के अनुसार अलंकार शब्द सौंदर्य का वाचक है। और दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प डी दिया था दंडी, लेकिन बाद में इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है क्योंकि अलंकारण के स्थान पर अलंकारान होना चाहिए था। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये अलंकार की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो उत्तर है दंडी द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आप जान लीजिए आचार्य दंडी के द्वारा। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न है, एक शुक्ति है कि काव्य शोभाकरान धर्मालंकरान प्रचक्षते, इस उक्ति के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आचार्य दंडी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी या ध्वनिवादी? तो सही उत्तर है अलंकारवादी आचार्य हैं दंडी। अब आइए मम्मट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है, आपको बताना है। तो उत्तर है काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। दोस्तों काव्य प्रकाश 10 उल्लास नामक ग्रंथ के प्रणेता मम्मट हैं, जबकि भामह ने काव्यालंकार की रचना की है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद ग्रंथ की रचना की है और काव्यालंकार भामह को अमरता प्रदान करने वाला ग्रंथ है।
लेकिन काव्य प्रकाश याद रखिएगा मम्मट की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो आप जान लीजिए, काव्य प्रकाश ग्रंथ के प्रणेता जो हैं ये हैं मम्मट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कौन सा देखिए कौन सा आचार्य मम्मट की रचना है? तो उत्तर है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है कौन सी कृति जो है मम्मट कृत ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य प्रकाश ग्रंथ मम्मट के प्रसिद्धि का आधार है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। काव्य प्रकाश ग्रंथ मम्मट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो उत्तर है ये मम्मट का काव्य लक्षण है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यही सूत्र फिर से पूछा गया है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि ये काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा दिया गया है? तो उत्तर है ये काव्य लक्षण आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया है। मम्मट के बाद आइए देखते हैं आचार्य विश्वनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस उक्ति के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। और रस गंगाधरकार पंडित जगन्नाथ ने काव्य के विषय में कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, जबकि वामन ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए रीतिर आत्मा काव्यस्य कहा था। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये उक्ति किसकी है? तो आप जान लीजिए आचार्य विश्वनाथ की युक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो आप जानते हैं कि ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है। अगला प्रश्न फिर से यही पूछा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? तो उत्तर है आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम सूत्र दिया है। उनका कहना है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अगला प्रश्न है रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये काव्य की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। अगला प्रश्न है रसौ वय सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने शामिल किया है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त या आचार्य भट्टनायक? तो सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। अब देख सकते हैं दोस्तों, रसौ वय सह को अपनी परिचर्चा में आचार्य विश्वनाथ ने शामिल किया है। तैत्तरीय उपनिषद में रस का वर्णन इस प्रकार से है कि रसो वय सह रसम हो वायम लब्ध्वानंदी भवति, यानी रस वह ईश्वरीय अनुभूति है जिसे प्राप्त करके आत्मा आनंदित हो जाती है। साहित्य शास्त्र में रस के विषय में कथन भरत मुनि और आचार्य विश्वनाथ का है, और भारतीय साहित्य काव्य में काव्य का मूल प्रयोजन इसी रस रूप आनंद की प्राप्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसापकर्षका दोषा उक्ति किस आचार्य की है? तो उत्तर है आचार्य विश्वनाथ की। दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में दोष के लक्षण का वर्णन करते हुए लिखा है कि रसापकर्षका दोषा, यानी रस का अपकर्ष करने वाले कारक दोष कहलाते हैं। रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले विश्वनाथ प्रथम संस्कृत आचार्य थे, और साहित्य दर्पण में उनका सूत्र वाक्य रसात्मकम वाक्यम काव्यम आज भी साहित्य का मूल माना जाता है और बार बार उद्धृत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो उत्तर है आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। अगला देखिए, सत्यर्थे पृथगार्यार्था स्वर व्यंजने संहते क्रमेण तैने वाक्यवृत्तमकम विनिगद्यते, यमक की ये परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? तो उत्तर है ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी गई है। और दोस्तों, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने यमक अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति होने को यमक अलंकार कहते हैं।
इसका मतलब है कि जिस स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति हो उसका कोई एक अंश अथवा समूचा अंश यदि निरर्थक हो तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि उस समुदाय का कोई अंश या सर्वांश सार्थक है और आवृत्त अंश अवश्य ही भिन्न अर्थ वाला होना चाहिए। समानार्थक शब्दों की आवृत्ति को यमक नहीं माना जाता है। इस प्रकार यमक के उदाहरण में कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों पद निरर्थक होते हैं, कहीं एक पद सार्थक होता है एक निरर्थक, और यमक में आवृत्ति उसी क्रम में होनी चाहिए जिस क्रम में पूर्ववर्ती पद प्रयुक्त हुआ है। जैसे नव पलाश पलाशवनम पुरः, स्फुट पराग पराग परागत पंकजम, मृदुलांत लतांत मलोक वत्स, सुरभिम सुरभिम सुमनो भरय। यहाँ पर दोनों पद समानार्थक हैं, जैसे पलाश पलाश तथा सुरभि सुरभिम, किंतु दोनों ही सार्थक शब्दों के अर्थ भिन्न हैं। यहाँ एक पलाश का अर्थ पत्र से और दूसरे का अर्थ वृक्ष विशेष से है, और एक सुरभि का अर्थ सुगंधित और दूसरे सुरभि का अंत वसंत ऋतु से है। कहीं पर एक पद सार्थक है दूसरा निरर्थक, जैसे लतांत लतांत में दूसरा लतांत शब्द ही सार्थक है, पहले लतांत में लकार मृदुल शब्द का अंश है, और पराग पराग में बाद वाला पराग शब्द परागत का अंश होने से निरर्थक है। तो उपर्युक्त शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम में हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए भामह, रुद्रट, मम्मट और विश्वनाथ। तो सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। दोस्तों वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ हैं, और आचार्य विश्वनाथ ने संस्कृत काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य थे। इनका पूरा नाम आचार्य विश्वनाथ महापात्र था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर और पितामह का नाम नारायण दास था। महापात्र इनकी उपाधि थी। ये यानी आचार्य विश्वनाथ कलिंग के रहने वाले थे। इन्होंने अपने आप को संधि विग्रहिक और अष्टादश भाषावार विलासनी भुजंग कहा है, और ये अलाउद्दीन के शासनकाल में थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसमें आपने संस्कृत से संबंधित कवि और आचार्यों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो संस्कृत और हिंदी विषय से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।